हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का अध्याय 6 जो कि हमारा जैव प्रक्रम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑक्सीशन तथा अनऑक्सीशन में अंतर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीशन और अनऑक्सीशन में अंतर, जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसमें क्या करना चाहिए, हमको IMP डाल लेना चाहिए। तो इसलिए आप लोग इसके अपने नोट्स बुक में IMP डाल लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा, ठीक है। तो आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में डाल लीजिएगा, ठीक है, IMP में। अब देखिए, अब हम लोग इसको आपको समझाते हैं, ये लिखा क्या है, और आप लोग समझिए बिना देरी करते हुए, ठीक है। लेकिन हम आपको ये क्लास शुरू करने से पहले आपको और बता दें कि हम श्वसन क्या होता है, ठीक है, ये सारा कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं पोषण क्या होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग यह क्लास शुरू करते हैं। तो समझो क्या है। पहला देखो, इसमें 5 टॉपिक है, 5 लोग आप 5 लिख देंगे तो 3 या फिर 2 नंबर में पूछेगा। ये 2 नंबर में, इसमें दो नंबर में रहेगा तो दो पूछेगा, 2 अंतर बताइए या 3 अंतर बताइए, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। बाकी आप इसमें 3 नंबर पूछेगा तो आप ये पूरा पूछ सकता है। तो चलो बिना देरी करते हम लोग इसे समझाते हैं आपको क्या है। थोड़ा तबीयत खराब हो रही है, इसलिए मैं आपको ये बीच में क्लास जो नहीं आ रही थी, ठीक है। लेकिन अब आपको प्रॉपर आपको सारी वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलो समझो क्या है इसमें। पायरुविक अम्ल के क्या समझो, इसमें जो पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, समझो। मतलब इसमें क्या होता है, जो पायरुविक अम्ल होता है उसको तोड़ने के लिए क्या होता है, मतलब उसको ऑक्सीकरण करने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती किसमें, ऑक्सीजन में, ठीक है, ये समझ गए। अब अनऑक्सीजन में क्या होता है, इसमें पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। मतलब जब उसमें ऑक्सीकरण होगा ही नहीं, मतलब उसका ऑक्सीकरण द्वारा विखंडन होगा ही नहीं, तो मतलब उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। कारण मतलब जब ऑक्सीकरण ही नहीं होगा तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होने की कोई चांस ही नहीं है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अनऑक्सीजन में आप लोग यहाँ इतना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बस इतना लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा नंबर समझो कहा है, पहला हो गया। दूसरा क्या है हमारा, अंतिम उत्पाद इसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल होते हैं, ठीक है। इनमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, समझो। जिनमें देखो जो ऑक्सीजन होता है उनमें क्या बनता है, उनमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है, जिसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। मतलब जो ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण रूप से हो जाती है, उसमें कोई मतलब और मतलब और आवश्यकता नहीं होती उसको तोड़ने के लिए, वो पूर्ण रूप से टूट जाती है, ठीक है। किसमें, ऑक्सीकरण श्वसन में होता है, ठीक है। अब अनऑक्सीकरण में क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण में आप लोग समझ गए कि इसमें क्या होता है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब में टूटता है और पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें समझो अनऑक्सीकरण में क्या होता है, इसमें एथिल अल्कोहल व क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 सॉरी समझो, इसमें एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। समझो क्या होता है, इसमें एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं, समझो। इसमें क्या होता है, देखो जब पायरुविक अम्ल टूटता है तो किसमें टूटता है, और इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और किसमें, जल में टूटता है, ठीक है। और जब बिना ऑक्सीजन के जब वही पायरुविक अम्ल टूटता है, ये पायरुविक अम्ल जब टूटेगा किसमें टूटेगा, तो एथिल अल्कोहल बिना ऑक्सीजन के, ठीक है। मतलब यहाँ ऑक्सीजन नहीं होती, बिना ऑक्सीजन के जब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, एथिल अल्कोहल और किसमें टूटेगा, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, ठीक है। देखो जब ये टूटेगा, ठीक है, जब ये टूटे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। लेकिन जब ये किसमें ये टूट गया, अब लेकिन जब ये टूटेगा तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, 38 एटीपी, जो कि कितनी होगी, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा होगी। कितनी होगी, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा होगी। और देखो इसमें बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये टूटेगा, जब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो 2 एटीपी के मतलब 27 किलो कैलोरी ऊर्जा होगी। मतलब 2 एटीपी मतलब कितना होगा, 27 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो अब ये समझ गए। तो आप समझो ये चौथा नंबर। तो चौथा नंबर क्या है हमारा, देखो जब ये ग्लूकोज किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो किसमें टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी ऊर्जा में। 38 एटीपी किसके बराबर होता है, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। तो आप समझो यहाँ पे आप लोग बराबर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 38 एटीपी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, ठीक है। अब समझो ग्लूकोज जब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो क्या चीज बनाता है, देखो जब ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के अनऑक्सीकरण में होता तो क्या होगा,
टू अणु किसके बनाएगा, टू अणु बनाएगा एथिल अल्कोहल का, ठीक है, किसको बनाएगा, एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और 2 एटीपी ऊर्जा मतलब 27 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाएगा। बस आप लोग समझ गए। अब समझो 5वां नंबर हमारा, यह प्रक्रिया माइक्रोकैंडियम होती है। देखो जो ऑक्सीजन होता है ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। देखो माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस, मतलब जो ऊर्जा को संश्लेषित करके मतलब इकट्ठा करके रखता है, आवश्यकता पड़ने पर इसे दे देता है। जहां पर मान लो हमें एक्स्ट्रा जब हम दौड़ते हैं तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में हमारी ऊर्जा संश्लेषित रहती है, और जब एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है तो वही माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो ऊर्जा को उठा के हमको दौड़ने के लिए ऊर्जा जो आवश्यकता होती है उसको दे देता है। ठीक है, जैसे यदि हम लोग खाना नहीं खाए हैं, हमें ऊर्जा नहीं मिली है, फिर भी हम लोग काम करते जाते हैं, भूख लगी रहती है फिर भी काम करते जाते हैं, तो यही जो ऊर्जा संचित करके रखती है यही से देने लगती है। ठीक है, आप समझो। और ये अनऑक्सीकरण कहाँ होता है, अनऑक्सीकरण कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। किसमें होता है, कोशिका द्रव में। देखो ये जो ऑक्सीकरण होता है वो माइक्रोकैंडियम होता है, लेकिन जो अनऑक्सीकरण होता है ये कोशिका द्रव में होता है। इसमें क्या उत्पन्न होता है, जब अनऑक्सीकरण होता है तो इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिसके कारण से हमारा मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। जब हम लोग एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, जितना हमें, देखो मान लो हम नॉर्मल काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि जब हम लोग एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा दौड़ लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। किस कारण से, ये लैक्टिक अम्ल के कारण। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग कोई चीज एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं तब हमारा क्या होता है, अनऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जो अनऑक्सीकरण होता है जब हम लोग एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं कोई चीज। ठीक है, यदि हमें हमारी क्षमता है 1 घंटा काम करने की, हम लोग इसे खींच कर 2 घंटे कर दिया, 1.5 घंटे कर दिया, तो उस टाइम पर हमारा क्या दर्द करने लगेगी शरीर, जिस कारण से इसमें अनऑक्सीकरण होने लगता है और लैक्टिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है, बनने लगता है अनऑक्सीकरण क्रिया द्वारा। ठीक है, अनऑक्सीकरण द्वारा लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होने लगता है और क्या होता है हमारा, और हो जाता है क्या, मनुष्य में हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, और ये क्या होगा, 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करेगा और लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करेगा, जिससे हम लोग क्या होगा, जिससे हम लोगों को मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होने लगे और दर्द महसूस होने लगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण कंप्लीट हुआ। ठीक है, और आप लोग जिसका भी आप लोग अंतर चाहते हैं आप लोग कमेंट करिए।